हेलो दोस्तों, इनफाइनाइट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कल आपका 12 क्वेश्चन ऊष्मा से संबंधित पार्ट 1 में करा दिए थे। अब आया है ऊष्मा चैप्टर का पार्ट 2 और इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 13 से रेगुलर हूँगा और यहाँ से मैं आपको लगातार क्वेश्चन कराऊँ। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ऊष्मा से संबंधित सभी इसमें कवर किए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव होता है। यानी कि सोल्डरन जो होता है, यानी कि इसमें बल कार्य करते हैं, तो ये किसके कारण होता है। पराशरण अलग होता है, इसमें वाष्पन वगैरह श्यानता आपका गाढ़े और पतले द्रवों से संबंधित होता है। पृष्ठीय तनाव आपका जो भी होता है कि जैसे कि वर्षा की बूंद गोल होती है, यानी पृष्ठ को एकत्र करने की कोशिश करता है पृष्ठ तनाव में। लेकिन आपका जो मेन आंसर है वो क्या है, असंजन। क्या है, असंजन। और इसका कारण देख लेते हैं कि इसका असंजन होने का कारण क्या होता है। तो असंजन क्या है, दो धातुओं का सोल्डरन असंजन के गुण के कारण होता है जब दोनों धातुओं के जोड़ पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है ना। तो सोल्डर धातु पिघलती है, यानी कि सोल्डर धातु होती है, ये पिघल जाती है और जॉइंट के बीच केशकत्व के गुण के कारण सक्रिय जगह में प्रवेश कर जाती है। ठीक है ना। तो ये पिघल करके सोल्डरन करते हैं हम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है। यानी कि पाचन सामग्री के रूप में, ठीक है ना। तो न्यून ऊष्मा चालकता, यानी कम ऊष्मा चालकता होनी चाहिए। न्यून वैद्युत चालकता, उसकी कम वैद्युत चालकता होनी चाहिए। ये इन पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है अधिक विशिष्ट ऊष्मा, यानी कि अधिक विशिष्ट ऊष्मा होगी उसका पाचन सामग्री में अच्छे तरीके से प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, इसका कारण क्या है, किसी भी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए उसको अधिक विशिष्ट ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी के पाइप क्यों फट जाते हैं। जैसे बहुत सारी ठंडें पड़ती हैं, तो आपको पता है ठंड पड़ने से पानी क्या होता है, जमना प्रारंभ हो जाता है और जब वो जमता है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। एक्चुअली जब उसका आयतन बढ़ेगा उस पाइप के अंदर, वही पाइप तब उस पाइप में उस टाइम भी पानी था जब वो पिघला हुआ था। अब जब वो जमेगा तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब आयतन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली पाइप जो होते हैं क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। फैलने का मतलब यही है कि पानी का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसका कारण देख लेते हैं। ठंडे देशों में सर्दी के मौसम में 0 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है तो पानी जमने लगता है और पानी के जमने पर उसके आयतन में प्रसार यानी कि वृद्धि हो जाती है। बंद पाइप में प्रसार के लिए पर्याप्त स्थान न होने के कारण पानी पाइप पर अत्यधिक दबाव डालता है, यानी कि दबाव बढ़ जाएगा, परिणाम स्वरूप पाइप फट जाते हैं। ठीक है ना। तो क्या हो जाते हैं, पाइप फट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ताज़े पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है। ताज़े पानी का, यानी कि जो ताज़ा पानी होता है तो ये कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हिमांक का मतलब होता है बच्चों कि जम जाए, वो पॉइंट जहाँ पर जल जो होता है वो जम जाना चाहिए, तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है। लेकिन अगर बात करें फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 32 फ़ारेनहाइट होता है ये हिमांक बिंदु। ठीक है ना। ये कितना होता है, 32 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ये पूछ लिया सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल किस तापमान पर जमता है। फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट की बात कर रहा है, तो अभी मैंने बताया आपको कितना, 32 फ़ारेनहाइट में क्या हो जाता है, जम जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए इसको। जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 32 फ़ारेनहाइट पर जमता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है, उबल जाता है। तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू होता है सेल्सियस इंटू 1.8 प्लस 32। कितना होता है ये सूत्र। इस सूत्र से आप सेल्सियस की अगर आपको वैल्यू पता है तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कि सहायता से फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म हो जाता है क्यों। शीतकाल में हैंडपंप देखा है आपने, सर्दियों के दिनों में जो हैंडपंप होते हैं उनसे पानी गर्म सा निकलता है। ठीक है, तो गर्म पानी क्यों होता है भाई। तो पहला ऑप्शन देखें, शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है। दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक है।
पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है, ये तो हो ही नहीं सकता, पंपिंग क्रिया इतनी तेज़ नहीं होती है जिससे कि घर्षण पैदा हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि भीतर से जल बाहर निकलता है तो परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। किससे कर लेता है? ऊष्मा कर लेता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि पृथ्वी के केंद्र पर, केंद्र की बात अगर मैं करूं तो केंद्र पर कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? तापमान है वहाँ पर। तो वायुमंडल से ज़्यादा है वहाँ पर, कई ज़्यादा गुना। तो कभी भी ध्यान रखना है कि भीतर से तापमान वायुमंडल से अधिक है। इसी वजह से ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका कारण समझ लीजिए कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म हो जाता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक है, जबकि ग्रीष्मकाल में भूगर्भीय जल की अपेक्षा वायुमंडल का तापमान अधिक होता है और पानी कैसा होता है? ठंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे का पानी छोड़कर, क्योंकि नीचे का पानी जो होता है, ऊपर का पानी क्या हो जाता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन कभी भी पूछा जाए जब झीलें जम जाती हैं तो नीचे का कितना तापमान होता है? नीचे का, तो नीचे का ध्यान रखना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितने का होता है? 4। और इसी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जो भी जीव होते हैं पानी के अंदर वो जीवित रह पाते हैं। लेकिन जमने की बात अगर की जाए, जमने की बात की जाए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब होगा तो जम जाएगा। ठीक है ना। इसका कारण देख लेते हैं। कारण है, ठंडे प्रदेशों में शीतकाल में जब वातावरण का तापमान गिरते गिरते 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तब झीलों और तालाबों में पानी की ऊपरी सतह तो बर्फ बदल जाती है, जबकि नीचे की परतें 4 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने कहा था आपसे कि नीचे का पानी हमेशा 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, जिससे कि जीवों को रहने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। किलोवाट घंटा की शक्ति की है? नहीं। ये हॉर्स पावर होती है। संवेग की? बिल्कुल नहीं। न्यूटन मीटर। बल का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल न्यूटन होता है। तो किसका ऑप्शन बचा आपका? ऊर्जा का। यानी कि जो किलोवाट घंटा होती है वो किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की। लेकिन अगर कभी भी पूछा जाए कि क्या होती है, इसका वैल्यू क्या होता है, तो कितना हो जाता है 1 किलोवाट घंटा में? 1 किलोवाट और घंटा में तो कितना हो? 3.6 इंटू 10 की पावर कितना हो जाता है? 6। ठीक है, ये जूल के बराबर हो जाता है। ये इसकी वैल्यू होती है 1 किलोवाट घंटा में। ठीक है, ये मेगा जूल में वैल्यू दे रखी है और किलो जूल में क्या हो जाती है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पर वही सेम रहता है, तो ये कितना होता है? -40। कितना होता है? -40। -40 पर ध्यान रखना है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने कैसे होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, अगर मैं चेक कर लूँ, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेता हूँ, चेक करता हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने, यानी F = हमने अभी सूत्र पढ़ा था, F = 9/5 × C + 32, ये सूत्र होता है। अगर हम C की वैल्यू -40 रखते हैं तो एक बार देखते हैं आगे, 40 रखने पर F = 9/5 -40 + 32, तो 5 से 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 9 जा 72 हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाए, यानी कि यहाँ पर चेंज कर लिया है इन्होंने, तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये थोड़ा सा वैसा लिखा है इन्होंने, यानी कि 5 का इधर वो कर लिया है, पूरा एलसीएम लेकर के, वैसे यहीं पे हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक बार मैं यहाँ से ही ट्राई कर देता हूँ। देखो 5 से काट देते हैं हम, कितने टाइम हो जाएगा? इसकी कैलकुलेशन मैं अपने हिसाब से करूँगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। तो 8 9 जा कितना होता है? 72। किसका हो जाएगा? माइनस का 72 और प्लस का 32, प्लस का 32। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करो ज़रा, 2 से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 0, और 7 से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा, और वो भी किसका बचेगा? माइनस का। तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर आप इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मीय मान को मात्रक द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ऊष्मीय मान किलो न्यूटन प्रति केजी, यानी कि ये है कैलोरी न्यूटन प्रति केजी, या यहाँ पर है कैलोरी जूल प्रति केजी, कैलोरी, और आपका ये हो जाएगा वर्क, जो वाट है, वाट प्रति सेकंड, किलो कैलोरी और सेकंड, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या है आपका? किलो जूल प्रति केजी, यानी कि 1 किलो में कितनी ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, और वही ऊष्मा कितनी 1 घंटे में कितना ऊर्जा में परिवर्तित हुई। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन।
किसी ईंधन या पदार्थ के पूर्ण दहन में उत्पन्न कुल ऊष्मा की मात्रा प्रति किलोग्राम पदार्थ की मात्रा के रूप में प्रदर्शित करना ऊष्मीय मान कहलाता है। इसका मात्रक किलो जूल प्रति केजी होता है, यानी कैलोरी जूल प्रति किलो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्यों? यानी कि रेफ्रिजरेटर का मतलब जो आपको गाँव की भाषा में हम लोग घर पे कहते हैं फ्रीज। फ्रीज क्यों बचाते हैं खराब होने से पदार्थ को? पहला ऑप्शन, इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं। खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित, देखो जम जाने से कोई चीज़ सही ठीक नहीं हो सकती, खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित होने से कोई चीज़ नहीं हो सकती। इसका मतलब है यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही इसलिए होगा क्योंकि अगर हम कम से कम तापमान करते हैं तो जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया और जो फफूंद होते हैं यानी फंजाई होते हैं, ये कैसे हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं, ये क्रिया नहीं कर पाते हैं उस टाइम। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो ध्यान रखना, ग्राम कोई पदार्थ की मात्रा, अनुपात तो एक राशियों को लेके करते हैं, लेकिन किस में दर्शाते हैं आप आपेक्षिक आर्द्रता को? प्रतिशत में। किस में नापते हैं? प्रतिशत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो क्या अतिचालकता का प्रयोग, जूल केल्विन प्रभाव को, ताप विद्युत प्रभाव को, रुद्धोष्म विचुंबकन को? तो ये रुद्धोष्म विचुंबकन होता है, ये कम से कम तापमान को रखता है, क्योंकि एक यहाँ पर प्रक्रम भी होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम। और रुद्धोष्म प्रक्रम जैसे आपके थर्मस होते हैं, उसमें कोई चीज़ आप गर्म रखते हो तो बहुत देर तक गर्म बनी रहती है। इसका कारण ये होता है कि उसमें से न तो ऊष्मा का आदान कर सकते हैं ना ही प्रदान कर सकते हैं, ऐसा ये प्रक्रम होता है। इसमें ना तो ऊष्मा का हम क्या कर सकते हैं? आदान प्रदान बिल्कुल भी नहीं कर सकते इसके अंदर, तो ये रुद्धोष्म प्रक्रम बन जाता है। ठीक है, जैसे थर्मस होता है आपका, थर्मस में चाय गर्म बनी रहती है बहुत देर तक। तो इसमें देखते हैं एक्सप्लेनेशन कि रुद्धोष्म विचुंबकन विधि परम शून्य ताप की प्राप्ति की दिशा में विशेष महत्वपूर्ण होता है। कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर उनका तापमान कम किया जा सकता है, ये इस पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतन की दर किस पर निर्भर करती है? पहला, बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के तापमान पर, यह सभी पर, विकिरणकारी की सतह प्रकृति पर नहीं, विकिरणकारी सतह क्षेत्र पर बिल्कुल भी नहीं। विकिरणकारी क्षेत्र सब जगह सेम होता है लगभग, लेकिन कभी कभी बादल हो जाते हैं तो वहाँ पर दिक्कत करता है। ठीक है, तो बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान पर के अंतर पर शीतन की डिपेंड करता है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखेंगे इसका, न्यूटन के शीतलन के नियम के अनुसार एक नियत की सतह से किसी वस्तु के शीतलन की दर वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के बीच तापमान के अंतर के समानुपाती होता है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति शीतलन सुपर कूलिंग जिसको कहते हैं, किसी द्रव को शीतल करना होता है, यानी कि अति शीतलन और ज़्यादा, मतलब शीतल का मतलब ये होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक शीतल होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सुपर कूलिंग होगा तो 0 से कम जाना पड़ेगा, यानी गलनांक के नीचे नहीं, आपका हिमांक के नीचे। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही। हिमांक का क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब 0 से भी हमें नीचे जाना है, ठीक है ना, तो वही होता है सुपर कूलिंग उसको कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे। इसका एक्सप्लेनेशन है, किसी द्रव या गैस को ठोस बनाए ही उसका ताप हिमांक से कम करना अतिशीतलन कहलाता है। अधिकांश द्रव पूर्णतः स्वच्छ बर्तन में धीरे धीरे ठंडे किए जाएं तो सामान्य हिमांक से नीचे क्रिस्टलीकृत हुए पहुंच जाते हैं, अतिशीतलन क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्म। थर्म किसका यूनिट है? थर्म ध्यान रखना, ये होता है किसका? ऊष्मा का। शक्ति का तो वाट होता है, प्रकाश का प्रकाश वर्ष होता है, दूरी के भी बहुत सारे होते हैं, मीटर होता है, किलोमीटर होता है, लेकिन किसका बचा? ऊष्मा का। ऊष्मा का क्या होता है? थर्म होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, थर्म THM ऊष्मीय ऊर्जा का गैर एसआई मात्रक है। यह है किसका बेटा?
तो आपका 1,00,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU के समतुल्य होता है। ठीक है, थर्मल यूनिट जो होता है ये भी किसका होता है, ऊष्मा का ही मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक उच्च तुंगत पर किस कारण से घट जाता है। उच्च तुंगत पर किस कारण घट जाता है। उच्च तुंगत का मतलब है कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, तो ऊंचाई पर जाएंगे तो भैया वहाँ पर निम्न वायुदाब, यानी कि पृथ्वी सतह पे सबसे ज़्यादा दाब होता है। पृथ्वी सतह से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो दाब घटता चला जाएगा, तो कम दाब होगा तो वहाँ पर क्वथनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। इसी कारण बस हम अगर दाल को बनाते हैं पृथ्वी सतह पर जल्दी बन जाती है और पहाड़ी एरियाओं में क्या लगाती है, देर लगाती है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान में पानी को विस्थापित कर देता है। यानी कि कोई भी चीज़ है पानी में अगर डुबोगे तो उसके आयतन में क्या होगी, आयतन को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। जैसे मान के चलो जहाज़ है, जहाज़ जब पानी के अंदर जाता है तो उतना ही पानी वो क्या करता है, अपने पास से हटा देता है, विस्थापित कर देता है, इधर उधर कर देता है। यानी कि घनत्व हो नहीं सकता, विशिष्ट ऊष्मा नहीं, द्रव्यमान नहीं, क्या होगा, आयतन। यानी आयतन क्या कर देता है, उसको विस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए एक्सप्लेनेशन है इसका, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान आयतन में पानी को विस्थापित करता है। मतलब जितना उसका आयतन होगा उतना ही पानी को वो क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटी सीसी यह बिल्कुल सही है, यानी कितने होता है, कितना यानी घनत्व होता है। तो ये ध्यान रखना है, केवल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका मतलब भी होता है कि सबसे कम घनत्व, ठीक है, सबसे कम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और इसी से क्वेश्चन होता है सबसे ज़्यादा आयतन किस पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन न्यूनतम और घनत्व क्या हो जाता है, अधिकतम होता है। किस पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है। नेक्स्ट है 32, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। तो ध्यान रखना है कम घनत्व होता है, इसी वजह से वो क्या होते हैं, बादल में तैरते रहते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बादल पानी या बर्फ़ के हजारों नन्हे नन्हे कणों से मिलकर बने होते हैं। इन नन्हे कणों का घनत्व इतना कम होता है कि हवा में आसानी से तैरने लगते हैं। बादलों के संघनन के कारण बूंदें बनती हैं, तब ऐसा होता है जब गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है। तो ध्यान रखना है भाप से सबसे ज़्यादा होगी भाई, क्योंकि इसमें क्या होती है, इसमें ऊष्मा यानी भाप की जो बाष्पन ऊष्मा होती है, सब इसमें जो गुप्त ऊष्मा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होने के कारण ही इससे भाप से ज़्यादा जलन पैदा होती है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, एक्सप्लेनेशन है भैया, भाप में अधिक जलन पैदा होती है क्योंकि भाप में बाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान में तापमान को बदले बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दे। तो यही गुप्त ऊष्मा के कारण, उसके अंदर गुप्त ऊष्मा होती है, इसी कारण क्या हो जाता है भाई, उसको अधिक जलन पैदा करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं। वायु की क्षैतिज गति से, क्षैतिज गति तो आप जानते हैं बिल्कुल सीधा, तो क्या होता है, अब संवहन नहीं हो सकता, विकर्ण भी नहीं, विकर्ण सीधा पैरेलल आता है ऊपर से, चालन भी नहीं होता है, क्या होता है, अभिवहन होता है। क्या होता है, अभिवहन होता है। इसका एक्सप्लेनेशन है बच्चों, वायु की क्षैतिज गति के कारण होने वाले ऊष्मा के अंतरण को ही क्या कहते हैं, अभिवहन कहते हैं। ये सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चन है दोस्तों जो कि परीक्षा में 2 से 3 बार पूछे गए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया है जो क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो इसी तरीके से अब नेक्स्ट पार्ट आएगा कल। ये दूसरा पार्ट है ऊष्मा का, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी इसमें शामिल किए गए हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, और आप तैयारी करते रहिए इसी तरीके से। ठीक है दोस्तों, और आज ही केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट आएगा, रसायन विज्ञान का फर्स्ट पार्ट, ये फिजिक्स का सेकंड पार्ट है, आज ही केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट आएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।